प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टर्म यूज़ की थी मैग्नेटिक मोमेंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक मोमेंट को वैसे हमने कैलकुलेट किया था तो वो हमें मिला था म्यू इज इक्वल टू EVR/2। लेकिन अगर आपको इसी मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है EI/2MIC। इसमें MIC वाली टर्म एक्स्ट्रा आती है क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल है, तो इसमें हमेशा m और c से डिवाइड करना है आपको। तो E/2MIC और R×V, ये VR जो लिखा आपने वही R×V, क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों का। समीशन ऑफ I क्योंकि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं ER/2MC, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी क्या होती है दूरी बटा चाल, तो 2πr/t। अब यहाँ से जो आपका कैंसिल आउट होगा 2 वो तो कैंसिल आउट हो गया, और E/t चार्ज पर यूनिट टाइम करंट हो गया, ये πr²/mc, ये πr²/mc। इसको क्या लिखेंगे हम 1/mc इंटू करंट इंटू एरिया। तो जनरल मैग्नेटिक मोमेंट क्या था आपके पास, करंट इंटू एरिया, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की टर्म में जो एरिया मैग्नेटिक मोमेंट आया उसमें आगे क्या आता है आपके पास 1/mc। तो आपको याद रखनी है ये टर्म कि रिलेटिविस्टिक, अगर कोई पार्टिकल रिलेटिविस्टिक मोशन कर रहा है, रिलेटिविस्टिक मोशन मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट में हमें 1/mc से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हमारा अडायबैटिक इनवेरिएंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अडायबैटिक इनवेरिएंट्स। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर अ सिस्टम हैज़ फाइनाइट एंड पीरियोडिक मोशन, द एक्शन इंटीग्रेशन ऑफ P dq टेकन ओवर अ पीरियड इज अ कांस्टेंट ऑफ द मोशन। हमने एक ऐसा सिस्टम कंसीडर किया है जिसमें आपके पास जो मोशन हो रही है वो परिमित मान तक हो रही है। ठीक है, फाइनाइट है और साथ में क्या है, पीरियोडिक है, मतलब मोशन रिपीटेड हो रही है। जैसे अगर ये यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट तो फिर वापस एक और साइकिल कंप्लीट, फिर एक और साइकिल कंप्लीट। तो मोशन परिमित है और पीरियोडिक है। ठीक है, आवर्ती मोशन हो रही है इसमें, और इसके लिए हमने एक एक्शन लिया। एक्शन मतलब यहाँ पर P तो आपका मोमेंटम है और dq जो भी है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका हमने इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये एक कांस्टेंट ऑफ मोशन है जो हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। कांस्टेंट ऑफ मोशन वो क्या होते हैं, अगर हमने मोशन को बाउंड कर दिया, जैसे अभी आपने यहाँ पर बोला ना फाइनाइट है और पीरियोडिक है, तो एक तरह से आपने मोशन पे कुछ कंस्ट्रेंट लगा दिए हैं। अब मोशन बाउंड हो गई है कि मोशन परिमित ही होगी और साथ में कैसी होगी, पीरियोडिक, मतलब बार बार रिपीटेड होगी। तो मोशन पे आपने कुछ कंस्ट्रेंट लगा दिए हैं, उन कंस्ट्रेंट के लिए कांस्टेंट ऑफ मोशन क्या लिया है हमने, इंटीग्रेशन ऑफ P dq, जहां आपका P और Q दोनों ही क्या हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं। जो आप क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हो, P जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है और Q जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि इफ अ स्लो चेंज क्रिएट इन द सिस्टम, यदि सिस्टम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, सो दैट द मोशन इज नॉट क्वाइट पीरियोडिक, तो अब क्या होगा, मोशन एकदम पीरियोडिक नहीं होगी, हल्का सा वेरिएशन आते ही मोशन में अप डाउन आ जाएंगे। तो एकदम बिल्कुल जैसी पहले पीरियोडिक हो रही थी आवर्ती, अब वैसी आवर्तिक नहीं होगी। द कांस्टेंट ऑफ मोशन डज नॉट चेंज इज द कॉल्ड एन अडायबैटिक इनवेरिएंट। तो इस स्थिति में जो कांस्टेंट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, अडायबैटिक इनवेरिएंट। तो अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अडायबैटिक का मतलब होता है यदि हम बाहरी फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, थर्मल कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सब को चेंज कर दें, उसके बाद भी जो हमारा रेशियो है एक तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का और मैग्नेटिक फील्ड का, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या कह रहे थे, अडायबैटिक इनवेरिएंट। सिमिलर है यहाँ पर भी कि अगर आपने सिस्टम में स्लो चेंज कर दिए हैं और अब मोशन आपकी पहले की तरह पीरियोडिक नहीं रही, लेकिन फिर भी कांस्टेंट ऑफ मोशन दैट इज मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट का ये इंटीग्रेशन जो आपने टर्म लिए, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, अडायबैटिक इनवेरिएंट।
अडायबेटिक इन्वेरिएंट्स प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में अडायबेटिक इन्वेरिएंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों है? दे अलाउ अस टू ऑब्टेन सिंपल आंसर इन मैनी इंस्टेंट इन्वॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड मोशन। इससे हमें क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो रही है उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें सिंपल आंसर के टर्म में मिल जाते हैं। क्योंकि जब आपके दो फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेंगी तो आपको डेरिवेशन को सॉल्व करने में इजी होगा, तो आपको जो भी आंसर्स मिलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के वो भी क्या मिलेंगे, इजीली मिलेंगे। इफ वी टेक, हम ये मान के चलें कि P इज द एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम है तो mv की जगह क्या हो जाएगा, ये mvr, एंड dr टू बी द कोऑर्डिनेट द एक्शन इंटीग्रल। तो इस स्थिति में एक्शन इंटीग्रल क्या होगा, ये कोई इंटीग्रल मान लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ p dr और 1/2π, क्योंकि एंगुलर मोशन हो रही है इसलिए 1/2π से आगे मल्टीप्लाई किया है, और ये हमने माना कि एक्शन इंटीग्रल इन्वेरिएंट रहता है अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज। इंटीग्रेशन ऑफ पी डी क्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यू क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट में क्यू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ डी आर लिख लिया है। पी आपका मोमेंटम रहता है, ये हमने माना कि ये इन्वेरिएंट है, ठीक है। फिर इसको हम क्या लिख रहे हैं, 1/2π, मोमेंटम को हम क्या लिख रहे हैं, पी टी इंटू 2πr, मोमेंटम इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है लिख रहे हैं हम dr, वो एक तो हम ऑर्बिटल डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं और दूसरा हम इसको ये EA/c, ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसकी टर्म में लिख रहे हैं EA, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम है, ये जनरल मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम है EA/c, तो इसकी टर्म में भी हो जाएगा ये EA/c.dr। तो दोनों टर्म में आपने इसको शो कर दिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। प्रीवियस स्टेप से आप देख सकते हो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो एक तो एंगुलर मोमेंटम mvr होगा प्लस EA/c इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम की टर्म में होगा। टोटल वाले को नोटेशन हम कैपिटल P से दे रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम को हम स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं और ये अपना EA/c है, ठीक है। नाउ यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इन सेकंड टर्म ऑफ अबव एक्शन इंटीग्रल, जो हमारा प्रीवियस एक्शन इंटीग्रल था उसमें यहाँ पे 1/2π pt.2πr तो है ही सही, प्लस E/c है, यहाँ पे आपके पास ये है A.dr है। अब इसमें हम स्टोक्स थ्योरम्स यूज़ कर रहे हैं, तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहलाती है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का लीनियर इंटीग्रल इक्वलेंट होता है उसी वेक्टर क्वांटिटी के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के। तो आपने कन्वर्ट कर दिया है वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के। सेकंड टर्म में हमने स्टोक्स थ्योरम लगा दी, तो हमारा जो लीनियर इंटीग्रल था वो कन्वर्ट हो गया है सरफेस इंटीग्रल में, ठीक है। और ये आपका एक्शन इंटीग्रल जो भी था वो इन्वेरिएंट था, तो राइट हैंड साइड में इन्वेरिएंट चलेगा। आपको पता है यहाँ पे पीटी क्या है, ये कहलाता है ट्रांसवर्स मोमेंटम, जिसकी वैल्यू कितनी है, mvr, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको आगे सोल्व करना है। आप जानते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर कितना होता है, h वेक्टर के बराबर होता है, तो उसको h वेक्टर रख दिया हमने, और dA एरिया है उसको हमने क्या रख दिया, πr²। अब यहाँ से ये 2π से 2π तो कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, pt इंटू r प्लस EH, ये पाई से पाई कैंसिल, 2c और ये r² इज इक्वल टू इनवेरिएंट। चूंकि आपका प्लाज्मा जो होता है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट ना करके रिपेल करता है, तो इसमें जो H है वो पॉजिटिव ना लेके नेगेटिव लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, pt इंटू r माइनस EH r²/2c इज इक्वल टू इनवेरिएंट। फिर अब हमें इस r की वैल्यू रखनी है। हमने लार्मर रेडियस निकाली थी RL, v परपेंडिकुलर अपॉन ओमेगा c। ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, एक तो QB/m लिखते हैं, दूसरा हमने आज क्या कैलकुलेट किया था प्रीवियस लेक्चर में, EH/RMC, तो वो वाली वैल्यू रख दी आपने। RMV परपेंडिकुलर, ये तो क्या है, ट्रांसवर्स मोमेंटम है PT, साथ में C बचा और EH बता, तो R की जो वैल्यू है वो क्या वाली है, CP ट्रांसवर्स अपॉन EH। ये R का मान उठा के हम वापस यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, PT, फिर R की वैल्यू CPT अपॉन EH माइनस EH/2C, EH/2C, फिर R की वैल्यू CPT अपॉन EH का स्क्वायर इज इक्वल टू
इनवेरिएंट। अभी इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने r की वैल्यूज़ को रख दिया है और अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें मिला सी पी टी स्क्वायर अपॉन ई एच माइनस हाफ सी पी टी स्क्वायर अपॉन ई एच इज इक्वल टू इन्वेरिएंट। ये 1 में से हाफ कैंसिल आउट होगा तो हाफ ही बचेगा, तो हाफ सी पी टी स्क्वायर अपॉन ई एच इज इक्वल टू इन्वेरिएंट। पी टी क्या है आपके पास? ट्रांसवर्स मोमेंटम। तो ट्रांसवर्स मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा h के, यहाँ से h इधर जाएगा, कांस्टेंट हटा देंगे तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन लग जाएंगे और h के प्रोपोर्शनल होगा। तो पी टी स्क्वायर h के प्रोपोर्शनल होगा, पी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। तो पी टी किसके प्रोपोर्शनल होगा? अंडर रूट ऑफ h के, जहाँ h मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड है और वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है? x, y एंड z पे। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टोटल मोमेंटम है p स्क्वायर, उसमें दोनों कंपोनेंट्स है, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट प्लस ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट का स्क्वायर लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स मोमेंटम के कंपोनेंट के स्क्वायर के इक्वलेंट होगा। यहाँ से अगर आप पी एल स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? पी स्क्वायर माइनस पी टी स्क्वायर के। वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। किसी भी चार्ज पार्टिकल में जो टोटल वर्क डन होगा, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं उतनी ही वापस प्रवेश करती हैं। तो टोटल वर्क डन सर्कुलर ऑर्बिट के कारण हमेशा क्या होगा? जीरो, क्योंकि आपको पता होगा वृत्ताकार पथ में किया गया कुल कार्य क्या होता है? शून्य। तो अगर ये जीरो होगा तो उस स्थिति में v स्क्वायर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर का डी बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो v स्क्वायर हमेशा क्या मिलेगा हमें? कांस्टेंट। अब चूंकि आप जानते हैं वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो लॉरेंज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? dx। आप क्या जानते हैं? वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो dx क्या हो जाएगा आपके पास? v dt। तो ये तो फोर्स और ये आपका डिस्प्लेसमेंट। तो d बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, इसलिए v स्क्वायर हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। फिर आप चूंकि जानते हैं जायरो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी या लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके कारण जो आपके पास रेडियस आ रही है वो होती है आर एल इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये अपन ने सॉल्व किया है प्रीवियस डेरिवेशन में। यहाँ से एम वी परपेंडिकुलर अपॉन आर एल और क्यू बी को इधर ले गए और दोनों पक्षों में इसमें वी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो हो जाएगा वी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास वी स्क्वायर और इधर बनेगा क्यू वी क्रॉस बी अपॉन आर एल। तो आपका जो आपका लॉरेंज फोर्स है वो इक्वलेंट हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी केंद्रीय बल के बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो कितना बनेगा? क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, चूँकि आपकी टोटल वेलोसिटी v स्क्वायर होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी प्लस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वेलोसिटी के स्क्वायर के, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v पैरेलल स्क्वायर प्लस v परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपके वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल हैव मोशन अलोंग द वीक मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो इस कंडीशन में क्या होगा? अगर वो स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो बराबर होगा v स्क्वायर के, लेकिन उसका लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट होगा जीरो के, क्योंकि वीक में वो मोशन नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि ऊपर जा रहा है जेड डायरेक्शन में, तो इसलिए ये वाला कंपोनेंट जीरो होगा। इस स्थिति में इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी है वो बहुत कम होगी। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल्स के लिए एट दिस पॉइंट चार्ज पार्टिकल विल स्टॉप एंड सर्कुलेटेड। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? इसकी ये लीनियर मोशन तो ख़त्म हो गई, अब ये किधर जा रहा है? परपेंडिकुलर में जा रहा है, तो ये स्टॉप होकर के क्या हो जाएगा? सर्कुलेट हो जाएगा, मतलब अपने पाथ को क्या करेगा? हेलिकल करेगा। एंड सर्कुलेटेड एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल and particle start motion along the strong magnetic field to weak magnetic field। तो पार्टिकल की मोशन किधर हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर हो जाएगी। मतलब अगर आपका इस डायरेक्शन में यहाँ वीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल इधर जा रहा है वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर, तो इस डायरेक्शन में तो इसकी कोई मोशन ही नहीं है,
मैक्सिमम मोशन किधर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे होंगे ये कंपोनेंट, ये इस तरह से होंगे, ये v पैरेलल, ये v परपेंडिकुलर। तो इधर तो इसकी कोई मोशन ही नहीं है, सारी मोशन इसकी इधर है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अपनी अब डायरेक्शन इसने कैसी कर ली, स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले ये वीक से स्ट्रॉन्ग में जा रहा था, पर चूंकि वीक में इसका कोई कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी मोशन कैसी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर। सो द मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप्ड द पार्टिकल्स, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, पार्टिकल्स को इस तरह से पिंजरित कर लेगा, मतलब एक जाल बना लेगा, ठीक है, वही हेलिकल पाथ। ट्रैप द पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड कन्फाइनमेंट ऑफ पार्टिकल, और यही क्या कहलाता है, पार्टिकल्स का कन्फाइनमेंट या परिरक्षण, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध या परिरक्षण। मतलब जब हम प्लाज्मा को किसी पृथ्वी के प्रयोगशाला में बनाते हैं तो हम उसको कन्फाइन करते हैं, मतलब परिरोध करते हैं, मतलब लंबे समय तक वो वर्क कर सके। तो लंबे समय तक बनाए रखने की ये जो प्रॉपर्टी है, इसे ही क्या कहते हैं हम, कन्फाइनमेंट, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की ये कंडीशंस है। अ पार्टिकल ऑल्सो ट्रैप्ड बिटवीन मैग्नेटिक मिरर्स देन मैग्नेटिक मिरर रेशियो, अगर पार्टिकल इस तरह से ट्रैप्ड हो जाता है मैग्नेटिक मिरर के बीच में, तो जो रेशियो होगा वो ये होगा, V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम इक्वलेंट होगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड और मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के, मतलब अधिकतम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो अधिकतम मैग्नेटिक फील्ड और मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वलेंट होगा। और आपको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी तो पता ही है, इस स्थिति में QB अपॉन M होगी। ये आपने इसको शो कर दिया कि अगर वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर जा रहा है तो इस तरह से प्लाज्मा का पाथ धीरे धीरे हेलिकल हो जाएगा, और ये इस पॉइंट A से लेकर के B तक के बीच में ही बाउंसिंग करता रहेगा। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, ए पार्टिकल बाउंसिंग बिटवीन टर्निंग पॉइंट्स A एंड टर्निंग पॉइंट्स B इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वीक से स्ट्रॉन्ग, सारा पार्टिकल स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका अडायबैटिक इनवेरिएंट वाला टॉपिक फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।